हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में जो मैथ पेडागोजी आते हैं। मैथ में तो 15 से 16 नंबर तक पेडागोजी आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी पेडागोजी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले पेपर से एनालिसिस करके लाए हैं ये क्वेश्चंस, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है, वो इस बार क्लियर कर लें अच्छे से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्किप कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक एक करके क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ए है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि त्रुटियों लापरवाही दर्शाती है। सी है सही, क्योंकि वह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। और डी है सही, क्योंकि वह विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ए बी सी और डी। इसमें ये पूछ रहा है कि जो बच्चे गणित में गलतियाँ करते हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, वो क्या है, वो गणित में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि जो त्रुटियां हैं वो सही है, क्योंकि वह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। तो फ्रेंड, जब तक बालक बच्चा जो है गलती नहीं करेगा, तब तक वह नहीं सीख सकता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है, उसमें त्रुटियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। त्रुटियों की वजह से भी फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अच्छा जो वीडियो होगा सीटेट के लिए, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो बच्चे की सोच विचार को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित के उच्च स्तर पर पढ़ाई की तैयारी करवाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 के अकॉर्डिंग, इसमें जो प्राथमिक विद्यालय में जो गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 बार आ चुका है सीटेट में। तो यहाँ पे पहले होगा कि बच्चे की सोच विचार की गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना और गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस को क्लियर से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। ये नहीं हो सकता है। कभी भी हम गणित पढ़ाएं तो ये बच्चे को ना पढ़ाएं ये समझ करके, और ये उद्देश्य ना हो ताकि बच्चे को प्रॉब्लम्स होता है उसमें, कि ये हम उच्च स्तर के लिए हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। फिलहाल जिस क्लास में बच्चा होता है उसकी सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे की सोच विचार के गणितीय रूप देना है, बिल्कुल सही बात है। ये भी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना है। संदर्भ में मतलब जिस परिवेश से बच्चा आता है, उस परिवेश से गणित को सिखाना बहुत ज़रूरी है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए, अभ्यास करने के लिए केवल बहुत सा प्रश्न होना चाहिए, यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए।
तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर की जो गणित की है उस जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सा है, उसके लक्षण क्या होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है। तो ये अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे अभ्यास कराने के लिए केवल बहुत सारे प्रश्नों से मतलब नहीं है, और यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर किताब बहुत ज़्यादा अगर कलरफुल होगा बुक तो उससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। जो उसमें जो दिया गया है वो संदर्भ सहित उसके अगर प्रश्न होंगे, संदर्भ सहित उसके जो कंटेंट होंगे, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होगा, हमारे आसपास माहौल से रिलेटेड होगा, उसमें बच्चे अच्छे से समझेंगे। अवधारणाओं का परिचय। मानक कलन का मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि जो पहले से चलती आ रही हैं जो अवधारणाएं जो पहले से चलती आ रही है मानक, जैसे कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो आपके दादाजी जो काम कर रहे हों वो आपके पिताजी करें, जो आपके पिताजी कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वही काम आप करें। तो ये जो प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है उसको हम मानक कलन विधि कहते हैं। तो इस पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा कि अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना ही प्राथमिक स्तर की अच्छी पाठ्य पुस्तक की लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में किस प्रकार बल होना चाहिए। केवल गणितीय विषय वस्तु, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क, गणितीय समस्याएं हल करने, मानक गणितीय कलन विधियां। तो फ्रेंड जहाँ पे मानक आ जाए कलन विधि आ जाए बिल्कुल गलत होगा वो ऑप्शन पहले ही। और यहाँ पे गणितीय समस्याएं हल करना, केवल जो निगेटिव टैग वर्ड होता है, पहले जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की सोचिएगा फ्रेंड्स। अगर ऑप्शंस एक दूसरे को देख करके अगर कट जाता है तो समझ जाइए कि जो बचा वही तो आंसर होगा। तो केवल गणितीय विषय वस्तु, केवल की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क, तो यहाँ पे जो तर्क होता है ना, यहाँ पे तर्क दो लॉजिक होती है, मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कि गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क गणित की कक्षा पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं किसके माध्यम से। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, एक ही तरह की प्रश्नों को बनाकर, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से, कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके। कलन विधि तो फ्रेंड्स ऐसे ही ऑप्शन ही गलत हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से, तो यहाँ पे पहले बी ऑप्शन देख लेते हैं कि एक ही तरह की प्रश्नों को बनाकर। एक ही तरह के प्रश्न तो बिल्कुल नहीं, हमको जो है एक से अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो उससे कोशिश करवाना चाहिए बच्चों से, और वो TLM यूज करके वो बताना चाहिए ताकि एक से अधिक क्वेश्चंस बन सके। यहाँ पे एक ही तरह की क्वेश्चंस की बात हो रही है तो ये ऑप्शन गलत होगा। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास ड्रिल वाला फ्रेंड्स ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा कि बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, सौंदर्यपरक संख्या, अंकित संख्या। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो संख्याओं की जो उपयोगिता इसमें से नहीं पूछा है। तो गणन संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। क्रम सूचक संख्या भी होती है 1 2 3 ऐसे क्रम से। अंकित संख्या भी होती है, कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं तो करते हैं कि ये अंकित करते हैं, नंबर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। लेकिन सौंदर्यपरक संख्या कोई संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा गणित में अवधारणाओं के प्राकृतिक के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो गणित की जो अवधारणाओं के प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो ये अमूर्त प्रकृति है, श्रेणीबद्ध प्रकृति है, तर्क संगत प्रकृति है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो मैथ कभी भी देखिए फ्रेंड्स गणित अमूर्त प्रकृति होती है, यहाँ पे ये भी सही होगा। श्रेणीबद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है, श्रेणीबद्ध होती है। तर्क संगत होती है, लॉजिकल होती है, बिल्कुल सही बात है। मूर्त प्रकृति का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें नहीं है और हमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। गणित का अपना चिन्ह शब्दों भाषा का समुच्चय है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स पूछ रहा है नहीं है। यहाँ पे भी देखिए नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। ये गणित का नेचर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि गणित का नेचर कैसा नहीं होना चाहिए। तो गणित संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये जो है बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन गलत है और यही जो गलत है यही हमारा सही है क्योंकि नहीं पूछा है। अब आते हैं जो 3 पॉइंट है ऑप्शन से उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बी है यहाँ पे गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। बिल्कुल गणित क्या है, आगमन विधि पर है। आगमन विधि पर गणित का जो है नेचर है। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। बिल्कुल गणित अमूर्त प्रकृति की होती है। गणित का जो है अपना चिन्ह होता है। बिल्कुल चिन्ह होता है, शब्द होता है, भाषा का समुच्चय है। तो चिन्हों का फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे जैसे कि सब्ट्रैक्ट का हो गया, ऐड का होगा, मल्टीप्लाई का हो गया और फिर डिवीजन का हो गया। तो ये सब चिन्ह हैं और यहाँ पे शब्दों का भी अपना अलग प्रयोग होता है, भाषा भी इसमें अलग होती है यहाँ पे। तो गणित का अपना चिन्ह शब्द भाषा का समुच्चय है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा, जो गलत है वही हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। खंड अभ्यास का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कि हम पाठ्य पुस्तक में जो एक चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनकी बात कर रहा है। जो खंड अभ्यास है वही होते हैं। तो विद्यार्थियों को मस्ती और आनंद प्रदान करने के लिए दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सुनिश्चित सदुपयोग करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे जो खंड अभ्यास है उसका जो बुक में किताबों में उसका समावेशित जो समावेश किया गया है उसमें इंक्लूड किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसको चयन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न हैं, उदाहरण ज़्यादा और प्रश्नावली से प्रश्न कम हो, उदाहरण कम और प्रश्नावली से प्रश्न ज़्यादा। तो ये फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन ही कट जा रहे हैं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हमें जो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक है ना उसको चयन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान देने की बात यह है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न होना चाहिए ताकि हम अच्छे से एक्सरसाइज करके और उससे हम समझ सकें। तो उसमें क्वेश्चंस रहेगा तभी तो, और उसको उदाहरण जो भी कुछ मैथ में प्रश्न होना चाहिए ना उसके पहले उस क्वेश्चंस के बेस पे उदाहरण होना चाहिए, देन जो है उसमें प्रश्न होना चाहिए। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, वो हम आपको लाके अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार निम्न में से गणित पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं पूछा है फ्रेंड्स। एग्जाम में सीटेट में नहीं का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है तो इसलिए हमें क्वेश्चन को ज़्यादा केयर से पढ़ना है और जहाँ नहीं आए वहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर लेना है ताकि हमारी फोकस बार बार उस पर हो और हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो गणित के छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित करना है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना है। सी है कलन विधि पर अत्यधिक बल देना है। डी है अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यस्त रखना है। यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार निम्न में से गणित का पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हम आपको कई बार बता चुके फ्रेंड्स कि जो कलन विधि होती है, कलन विधि, मानक विधि, ये इस पर अत्यधिक बल देना ये हमारा एनसीएफ नहीं माना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमें नहीं पूछा है। बाकी इसमें ए, बी और डी हमारा करेक्ट है और सी हमारा एनसीएफ में इंक्लूड नहीं है। ये कलन विधि पे बल नहीं दिया है और यहाँ पे क्वेश्चंस में है कि कलन विधि पर अत्यधिक बल देना, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत होगा।
अब आते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। तो यहाँ पे वन हीले हो गया है फ्रेंड, टाइपिंग मिस्टेक है। वेन हीले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो अभिग्रहती स्तर, जिसको हम चाक्षुषीकरण कहते हैं, विश्लेषण का स्तर, निगमन स्तर, दृश्यीकरण स्तर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा हमारा जो बच्चा है ना, वो वर्ग हो या आयत हो या त्रिभुज हो या मतलब कुछ भी आप उसके सामने रखिए, वो उसमें क्या करता है, अंतर नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि आयत है, ये वर्ग है और ये ट्राइंगल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दृश्यीकरण स्तर होता है फ्रेंड्स। तो इन्होंने चार जो है 5 लेवल बताए हैं, 4 स्तर बताए हैं इन्होंने। तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण वेन हीले का ज्यामिति विस्तार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। बहुत डिटेल में फ्रेंड्स वीडियो आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार सीटेट में वहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है, तो इसलिए हमको उस पर एक बार फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।